नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरे पर कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। कृषि जागरण एफएमसी के वेबिनार में कृषि इनपुट इंडस्ट्री में महिलाओं की सफलता का दिया गया मंत्र। मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर में पुस्तकालय एवं चैम्बर्स भवन का किया उद्घाटन। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया गन्ना किसानों की मांग का समर्थन। कहा बिना देरी किए गन्ने का रेट बढ़ाए सरकार। हिमाचल प्रदेश के विकास मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान। कहा हिमाचल को फल राज्य में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करेगी सरकार। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। कहा उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से हो रहा कृषि उत्पादों का निर्यात। हरियाणा में ट्रैक्टर खरीद पर 50% सब्सिडी, 20 जनवरी को लास्ट डेट। लंप स्किन डिजीज का कहर, शिविरों में मवेशियों का टीकाकरण जारी। ज्ञानपुर में जैविक और प्राकृतिक खेती पर किसान बने समृद्ध। गुजरात में 63 साल की महिला ने खास तरीके से शुरू किया दूध का बिजनेस, 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है कमाई। अशोक लेलैंड का बड़ा कदम, श्रीलंका परिवहन बोर्ड को 500 बसों की करेगी आपूर्ति। बिहार में कड़ाके की ठंड से फसलें तबाह, किसान परेशान। महाराष्ट्र के लिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में चीनी के प्रोडक्शन में भारी गिरावट की संभावना। दिल्ली में आज से शुरू होगी बारिश, कई शहरों में पाला पड़ने वाली सर्दी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरे पर है। मोदी ने इस दौरान करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का सौगात दिया। मोदी कर्नाटक में 10,800 करोड़ जबकि महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम के हाथों में मुंबई में मेट्रो रेल लाइन का भी उद्घाटन होगा। मेट्रो रेल लाइन का शिलान्यास पीएम मोदी ने ही साल 2015 में किया था। इसके अलावा पीएम का मुंबई में एक रोड शो भी होगा। साथ ही वो बीकेसी स्थित ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के मुंबई दौरे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुंबई पुलिस ने 4,500 कर्मियों को पश्चिमी उपनगरों में तैनात किया है। वही बता दें कि पीएम मोदी ने कर्नाटक में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर जल अभियान डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का भी उदाहरण है। डबल इंजन यानी डबल वेलफेयर, डबल तेजी से विकास। आज छोटा किसान देश की कृषि नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने यादगीर सहित देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया है। हमने इन जिलों में सुशासन पर बल दिया, विकास के हर पैमाने पर काम शुरू किया है। भारत को विकसित होना है तो सीमा सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की तरह ही जल सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को भी समाप्त करना ही होगा। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बुधवार को जोबनेर में राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि कार्यों में ड्रोन तकनीक का उपयोग दुनिया भर में हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षों में 1500 ड्रोन कस्टम हायरिंग केंद्र पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें ड्रोन पर लागत का 40% अधिकतम 4 लाख रुपए के साथ ही किसानों के खेतों पर प्रदर्शित हेतु अधिकतम 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश के ऐसे कृषक जो सीमित आय के कारण उन्नत एवं महंगे कृषि उपकरणों का क्रय करने में सक्षम नहीं है, उन्हें ड्रोन किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे किसान कम लागत एवं कम समय में व्यापक कृषि क्षेत्र में रसायनों का छिड़काव कर सके। हमारे समाज में महिलाओं की भागीदारी देश के विकास में बहुत अहम रही है। वो ग्रामीण भारत के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम कर रही है। खासकर कृषि क्षेत्र में वर्तमान में केवल कुछ महिलाएं इस क्षेत्र में व्यवसायों का चयन कर रही है। इस बात पर जोर देते हैं कि उनके संभावित कौशल का केवल आधा ही क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, जो अपार संभावनाओं और विकास से भरा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कृषि जागरण ने इस आशाजनक उद्योग में महिलाओं के लिए उपलब्ध पर्याप्त रोजगार विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर कृषि विज्ञान में अग्रणी एफएमसी कॉर्पोरेशन के साथ भागीदारी की है। एफएमसी कॉर्पोरेशन महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें विविधता, इक्विटी और समावेश के क्षेत्र में उत्कृष्ट करियर और उन्नति की संभावनाएं प्रदान करने के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। वर्ष 2027 तक ये पूरे संगठन में लैंगिक समानता के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बना रहा है।
एफएमसी निश्चित रूप से महिलाओं की प्रतिभा और कार्य करने की दक्षता और ऊपर उठा सकता है। वेबिनार में 5 महिलाओं ने भाग लिया, जिन्होंने सफलतापूर्वक कृषि इनपुट क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करके अपनी खुद की जगह बनाई है। वेबिनार का लक्ष्य क्षेत्र में पैनलिस्टों के व्यापक अनुभवों के माध्यम से अन्य महिलाओं को कृषि व्यवसाय को लेकर एक संभावित करियर विकल्प के रूप में विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार शाम को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर क्लस्टर परिसर में स्थानीय अधिवक्ता संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुस्तकालय एवं चैम्बर्स भवन का लोकार्पण भी किया है। पुस्तकालय एवं चैम्बर्स भवन की स्वीकृति एवं लोकार्पण के लिए अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों सहित जिले के अधिवक्ताओं ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए स्वागत एवं अभिनंदन किया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जिले के अधिवक्ताओं के रिसर्च एवं अध्ययन के लिए निश्चित रूप से एक लाइब्रेरी की आवश्यकता महसूस हो रही थी। डिजिटलाइजेशन और तेजी से बदलते युग में आज वकालत व्यवसाय का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसमें केवल कोर्ट में प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि आज नए अधिवक्ता अपने लीगल कार्यालय बनाकर भी कानून को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में गन्ने के भाव पर किसानों का धरना प्रदर्शन तो जारी ही है, इसके अलावा प्रदेश में सियासत भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गन्ने का भाव बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जो पूरी तरह से जायज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी इस मांग को लेकर किसानों के साथ खड़ी है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ई टेंडरिंग के खिलाफ आंदोलनरत सरपंचों का भी समर्थन किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि गन्ना किसानों की मांग का समर्थन बिना देरी किए गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए। आंकड़ों का हवाला देते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी और बीजेपी जेजेपी सरकार के 8 साल के दौरान गन्ने के रेट में हुई बढ़ोतरी न के बराबर है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 9.5 साल के दौरान गन्ने के भाव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करते हुए इसे 117 से 310 रुपए तक पहुंचाया था। यानी कांग्रेस कार्यकाल में गन्ने के रेट में 135% बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने 8.25 साल में मात्र 17% वृद्धि की है। इतनी बढ़ोतरी तो कांग्रेस हर साल कर देती थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस साल तो सरकार ने गन्ने के रेट में एक नए पैसे की बढ़ोतरी नहीं की है। सरकार की इन्हीं ज़ायदतियों की वजह से किसानों को बार बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को फल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। मंगलवार को हमीरपुर के निकटवर्ती गांव केहडरू में बागवानी विभाग की एचपी शिवा परियोजना के तहत विकसित मौसमी और अनार के क्लस्टर का निरीक्षण करने के बाद जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश के ऊंचे क्षेत्र के साथ साथ मध्य एवं कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी फलदार पौधों का बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी विकास परियोजना और एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से हिमाचल के सभी जिलों में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियां एवं अनुकूल जलवायु के अनुसार बड़े पैमाने पर फलदार पौधों का रोपण सुनिश्चित करवाएगी, जिससे प्रदेश के किसानों की आय में अच्छी वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि केहडरू में एचपी शिवा परियोजना के तहत किए गए मौसमी और अनार के पौधारोपण के काफी उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। यहाँ 55 किसानों ने लगभग 8 हेक्टेयर भूमि पर मौसमी तथा अनार के पौधे लगाए हैं और मात्र 3 वर्षों में ही इनमें काफी अच्छी मात्रा में फल लगने शुरू हो गए हैं। इसी प्रकार सुजानपुर के निकट गाँव भेलियों के क्लस्टर में अमरूद के पौधे लगाए गए हैं और इन पौधों से भी काफी अच्छी पैदावार हो रही है। वाराणसी के कल्लीपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आज विशाल किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किसान मेले का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री वही सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकी की बदौलत हमारा देश आज खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ निर्यात करने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। इन दिनों खेती किसानी में मशीनीकरण और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई बार कृषि कार्य के दौरान अधिक श्रम के कारण किसानों की तबीयत ढीली पड़ जाती है। ऐसे में मशीनों का इस्तेमाल करने पर न ही ज्यादा मेहनत लगती है और न ही ज्यादा समय खर्च होता है। सारे काम आसानी से निपट जाते हैं। ज्यादा कृषि यंत्र ट्रैक्टर से जोड़कर चलाए जाते हैं। यदि किसान के पास ट्रैक्टर होगा तो खेती किसानी के साथ साथ उपज की ढुलाई के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का काम भी आसान हो जाता है। ट्रैक्टर कुछ महंगे दाम पर भी बिकते हैं, जिसके
जिसके कारण हर किसान के हाथ में इन्हें खरीदने का पैसा नहीं होता है। लेकिन सरकारी योजनाओं ने इस काम को भी आसान बना दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के जरिए ट्रैक्टर की खरीद पर लोन और सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। वहीं अब राज्य सरकारें भी ट्रैक्टर खरीदने में किसानों की मदद कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी आगे आई है और किसानों को 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवा रही है। हरियाणा कृषि विभाग की ओर से पानीपत के किसानों को 30 ट्रैक्टर अनुदान पर दिए जा रहे हैं। अधिकतम अनुदान 3 लाख रुपए या 50% निर्धारित किया गया है। सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक किसानों को 20 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस साल कम से कम 1 लाख से भी अधिक मवेशी लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित हुए हैं और अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 11,000 से भी अधिक मवेशियों की मौत हुई थी। कुल 37 जिलों में से 33 जिलों की 291 तहसीलों में लंपी स्किन डिजीज के कारण मवेशियों की मौत के मामले सामने आए थे। इस बीमारी से बचाव के लिए लगभग 1.39 करोड़ मवेशियों को गेट पॉक्स वायरस का टीका दिया गया था। 1 लाख से भी अधिक मवेशियों में से 2.71% मवेशी लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित हुए थे। वही आज मवेशियों को टीकाकरण किया जा रहा है। वही ज्ञानपुर में किसानों को आधुनिक जैविक और प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वही सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती कर समृद्ध हो सकते हैं। उप निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह ने किसानों से कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी होने वाली है। पात्र किसान जिनका EKYC न हुआ हो वे कृषक सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर EKYC जरूर करा ले, नहीं तो 13वीं किस्त नहीं आएगी। जिन कृषकों के स्टेटस में लैंड सीडिंग ना लिखा हो, ये कृषक अपनी तहसील के लेखपाल से संपर्क कर लैंड सीडिंग पूर्ण करा ले। सोलर पंप योजना का पोर्टल 21 जनवरी को खुल रहा है। किसान पोर्टल से अपना टोकन जनरेट करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की बड़ी आबादी खेती बाड़ी में जुटी हुई है। वही खेती करने वाले किसान पशु भी पालते हैं। वही काफी संख्या में लोग ऐसे भी होते हैं जो किसान नहीं होते, लेकिन दुग्ध पालन सही ढंग से किया जाए तो ये बेहद मुनाफा का सौदा है। दुग्ध पालन में देश में केवल पुरुष ही नहीं महिलाएं भी कमाल कर रही है। आमदनी ही लाखों करोड़ रुपए में है। आज हम ऐसे ही महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो गुजरात की रहने वाली है। गुजरात के 63 साल की महिला नवल बहन दल सिंह भाई चौधरी ने मिल्क बिजनेस में ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। महिला ने 1 साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। नवल बेन गुजरात के बानसकांठा की नगला गांव की रहने वाली है। नवल बेन के सामने डेयरी चलाना एक चुनौती था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए उन्होंने इस चुनौती को सामना करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020 और 21 में उन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। भारी वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता अशोक लेलैंड को श्रीलंका परिवहन बोर्ड से 500 बसों की आपूर्ति का ठेका मिला है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि ठेके के तहत उसने पड़ोसी देश में 75 बसों की आपूर्ति कर दी है। यह ठेका भारत सरकार की आर्थिक सहायता योजना के तहत भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा दी गई है और ऋण सहायता का हिस्सा है। अशोक लेलैंड के अध्यक्ष अमरदीप सिंह ने कहा कि इस समय कुल 5000 से अधिक अशोक लेलैंड बसें श्रीलंका परिवहन बोर्ड के पास है। नई 32 सीटों वाली बसों को ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि अशोक लेलैंड बस और ट्रक श्रीलंका में ही बनते हैं और उन्हें ब्रांड लंका अशोक लेलैंड के नाम से भी पहचाना जाता है। बिहार में ठंड ने न सिर्फ इंसानों को बल्कि फसलों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। बिहार के लखीसराय में आलू की फसलों को नुकसान पहुंचा है। आलू में पाला लगना शुरू हो गया है, जिससे आलू की पैदावार भी प्रभावित हो रही है। इससे किसान मायूस और परेशान हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से खेतों में लहलहा रही आलू की फसल पर ठंड की मार पड़ने लगी है। ठंड की चपेट में आने से आलू की फसल झुलसा रोग की चपेट में आने लगी है। इससे किसानों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। किसान आलू की फसल को बचाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम के इस बदले मिजाज से आलू की फसल पर ठंड की मार पड़ने लगी है।
महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चालू सीजन 2022 और 30 में लगभग 6.7% चीनी प्रोडक्शन कम होने वाला है, जो कि भारत से अतिरिक्त चीनी निर्यात की संभावनाओं को कम करेगा। वहीं राज्य के चीनी प्रशासन के प्रमुख ने कहा है कि अनियमित मानसून के कारण प्रति एकड़ गन्ने की उपज में कमी और एथेनॉल निर्माण के लिए गन्ने अधिक उपयोग कम चीनी उत्पादन का कारण हो सकता है। महाराष्ट्र ने 2021 और 22 सीजन में 138 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था, जो राज्य के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। हालांकि पेराई सत्र आधा बीतने के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम होगा। अनियमित मानसून के कारण गन्ने की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव के शुरुआती संकेतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात की पहल किस्त के रूप में 7 लाख टन का कोटा की अनुमति देकर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि ये केवल चालू वर्ष की उत्पादन स्थिति का जायजा लेने के बाद चीनी निर्यात की दूसरी किस्त की मांग पर विचार करेंगे। उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास सटे इलाकों में तो सर्दी अब लगभग खत्म ही हो गई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली और अन्य कई शहरों में बारिश होने से सर्दी में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में फिलहाल सुबह और शाम के समय शीतलहर चल रही है, लेकिन दिन के समय अच्छी खिली हुई धूप रहती है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आईएमडी ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ कुछ इलाकों में बारिश 22 जनवरी 2023 को भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। देखा जाए तो बारिश का यह दौर 23, 24 और 25 जनवरी तक जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं अगर हम दिल्ली में आज के तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने की आशंका है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है। और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 मछली, नंबर 2 फल, नंबर 3 सब्जियां, नंबर 4 तिलहन। तो देर किस बात की है, फटाफट से इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।